हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आइए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो आपका एग्जाम होने वाला है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 6 और 7 सितंबर को, तो उसके लिए अब आपका ये जीके जीएस का वीडियो आ चुका है। किसका है ये? जीके जीएस, सामान्य जागरूकता। अभी तक जितने क्वेश्चन बने हैं या आगे जितने बन सकते हैं आपको बताए, क्योंकि ये करंट अफेयर नहीं है। करंट अफेयर जो होगी वो अलग से वीडियो आपको दी जाएगी, टेंशन नहीं। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए ये क्लास देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके लगभग लगभग 10 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जीके जीएस से, मतलब जीएस से पूरी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो आप सभी लोग ध्यान पूर्वक पूरी क्लास को देखना। जिनको इस पीडीएफ या इस क्लास का पीडीएफ या इस बुक का पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और प्लीज वहां पर पीडीएफ पिन की गई है ना, ऑलरेडी पिन है। देखेंगे पहली पीडीएफ यूपी ट्रिपल एस सी पेट की ही पिन की गई थी। वहां पर आपके टेलीग्राम चैनल पर लगातार टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, तो एक एक करके आप टेस्ट भी ज्वाइन कर, और सारी चीजें फ्री उपलब्ध है। कोई आपको पेमेंट नहीं देना है कि नहीं वहां पर पेड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा लें। अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा आपको दी जा रही, तो इसका लाभ उठाएं। ठीक है, निशुल्क शिक्षा, ठीक है, जो आपका अधिकार भी है। ठीक है ना, अब आपका अधिकार है तो आपको मिलनी भी चाहिए। हाँ, भले ही आप 6 से 14 वर्ष के बीच के नहीं है, उससे बड़े हो चुके हैं, लेकिन मिल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आपको समय समय से नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। आपको सारी जानकारी यहाँ से मिलती रहेंगी कि आपको आगे कौन सा वीडियो नोटिफिकेशन भी आ जाता है, तो उससे आपको लाभ मिलने वाला। आइए, आज की क्लास में सामान्य जागरूकता से संबंधित बातचीत करेंगे और लगभग इसका 2 पार्ट आने वाला है, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन है ना, और फिर एक क्लास बहुत लंबी और बहुत लेंदी हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आराम से देखें। आपको जो टारगेट मैंने सेट किया था 15 अगस्त से पहले या 15 अगस्त तक साइंस तक पूरा मैटर समाप्त होना चाहिए, उतना मैंने ऑलरेडी कर दिया था। अब आपको ये भारत के सामान्य जागरूकता 2 वीडियो मिलने वाले हैं, और उसके बाद सामान्य हिंदी आपको दी जाएगी। और खास करके आप लोग साइंस वाला पोर्शन जो है, या साइंस के जो पीवाईक्यू दिए गए उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि साइंस का पीवाईक्यू ही लगभग पूछ लिया जाता है हर साल घुमा फिरा करके। तो आइए अब आज इस क्वेश्चन के इस श्रृंखला की बातचीत शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन की भी बातचीत शुरू करते हैं। चलिएगा, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम लोग। ये कहाँ पहुंच गए? बस 1 सेकंड देना, कोई दिक्कत ना है। जहां पहुंचे तो वापस भी आएंगे हम लोग। चलिए, तो अब यहां से हम लोग क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपका पहला ये वाला होने वाला है, भारत के पड़ोसी देश। सबसे पहले भारत के जो पड़ोसी देश हैं आप देखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? भारत है। भारत का पड़ोसी देश एक आपका पाकिस्तान है, एक आपका अफगानिस्तान है। इधर देखोगे तो चीन भी है, इधर देखेंगे तो नेपाल भी है, भूटान भी है, इधर देखोगे तो बांग्लादेश है। ये आपके कितने देश हैं? तो आप कहेंगे 7 देश हैं जो पड़ोसी देश हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और आपका म्यांमार भी है। 7 देश होते हैं। ठीक है, श्रीलंका भी है, लेकिन ये आपका समुद्री जल मार्ग से संबंधित है। कौन? यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य भी है। आइए, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? तो आप कहेंगे विद्या देवी भंडारी प्रथम महिला थी। ठीक है, कौन थी? विद्या देवी भंडारी। वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? चलो बताओ, कमेंट करो। कहा गया अक्टूबर 2015 में नेपाल की कम्युनिस्ट नेता विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली राष्ट्रपति चुनी गई। उन्होंने 2008 में चुने गए राष्ट्रपति राम वरण यादव का स्थान लिया, जिन्हें नेपाल के गणराज्य घोषित होने के बाद पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कहा गया 13 मार्च 2023 से नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र आपके पौडेला है। कौन है? रामचंद्र पौडेला है। ठीक है, ये नेपाल के तीसरे और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। पहले कौन थे? तो आप कहेंगे कौन थे पहले राष्ट्रपति के रूप में? तो ये है
बरन यादव जी, राम बरन यादव जी। फिर विद्या देवी जी बनी, ठीक है, और अभी वर्तमान में रामचंद्र पौडेला है। अगर पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से भूटान का वर्तमान राजा कौन है, तो वर्तमान राजा अगर पूछ लिया जाए भूटान का वर्तमान राजा कौन है, वर्तमान राजा बताओगे तो आप कहेंगे आपके जगमे खेसर नामग्याल वाचुंग, ठीक है। तो आप क्या है, जगमे खेसर नामग्याल वाचुंग 2006 से सिंहासन पर है। उन्हें पांचवें आपके ग्यालू के या आपके ग्यालपों के रूप में भी जाना, तो वर्तमान में भी यही है, 2006 से विद्यमान है। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, देखो छोटा सा हम अपना देश बना देते हैं और ये आपका बांग्लादेश, तो आप कहेंगे 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, 4096.7। अगर पूछ लिया जाए बांग्लादेश भारत से कितनी सीमा साझा करता है, तो बताएंगे 4096.7 किलोमीटर सीमा। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सीमा साझा करते हैं, याद कर लीजिएगा। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, बांग्लादेश है। कितनी, 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखेंगे त्रिपुरा जो है आपका, त्रिपुरा वो 3 तरफ से किससे गिरा हुआ है, किन 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से गिरा हुआ है, तो अब बांग्लादेश से ही तीनों तरफ से गिरा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे आते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं, तो आप कहेंगे श्रीलंका और मालदीव हैं, ठीक है। कौन से, श्रीलंका, मालदीव। देखेंगे मालदीव और मिनिकॉय किन के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, बताएंगे। ये आपका क्या, श्रीलंका यहाँ पर, ठीक है, ये, और यहाँ पर आप देखोगे मालदीव है। अगर पूछ लिया जाए मालदीव और मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप भी है, तो आप कहोगे 8 डिग्री चैनल। कौन सा, 8 डिग्री। मिनिकॉय और लक्षद्वीप या कवरत्ती के बीच में तो 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री अगर चैनल पूछ लिया जाए तो कहेंगे लघु अंडमान, हाँ लघु अंडमान या लिटिल अंडमान। और आप कहोगे ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार, ठीक है, याद रखना, या अंडमान निकोबार के बीच में है। श्रीलंका तथा मालदीव या मालदीव्स भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश है। श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आता है देश, राजधानी एवं मुद्रा, ठीक है, मनी। कहा गया पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है 2023 पेट में, तो बोत्सवाना की, ठीक है, बोत्सवाना की। पुला बोत्सवाना की मुद्रा है। पोलैंड की मुद्रा पोलिस, कहा गया जलोटी। कंबोडिया की मुद्रा रियल, और जबकि म्यांमार की मुद्रा क्यात है, क्या है, क्यात है। आगे बढ़ते हैं, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, पीके राय हैं। कौन है, पीके राय हैं। आगे देखो, प्रदीप कुमार राय हैं। निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से या भूमि के नाम से जाना जाता है, तो भूटान को। किसको, भूटान को। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, पर्थ, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, पर्थ। आगे बढ़ते हैं, कहा गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ और ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की राजधानी अर्थात होबार्ट तस्मानिया की राजधानी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मिलान के लिए पूछा गया ये क्वेश्चन नंबर 5, तंजानिया, केन्या, नामीबिया, मोरक्को की राजधानी बता। तो तंजानिया की राजधानी आप कहेंगे डोडोमा होती है, क्या, डोडोमा, ठीक है। केन्या की राजधानी आप क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे नैरोबी होती है, तो सबको पता है। नामीबिया की राजधानी आप कहेंगे विंडहोक, और मोरक्को की राजधानी रबात होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद कर लीजिएगा, ये लिखी भी है। आगे कहा गया है कि जाम्बिया, क्यूबा, रवांडा, बहरीन, इनकी राजधानी बताना है। तो आप सभी लोग फटाफट बताओगे जल्दी से, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि जाम्बिया की राजधानी कौन सी होगी, तो आप क्या बोलोगे, जाम्बिया की राजधानी, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जाम्बिया की राजधानी लुसाका, क्या होगी, लुसाका, ठीक है, लुसाका। और पूछ लिया जाए क्यूबा की राजधानी, तो आप कहोगे
क्यूबा की राजधानी, हाँ हवाना, ठीक है। क्यूबा की राजधानी क्या होगी, तो हवाना, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, क्यूबा की राजधानी क्या होगी, तो आप कहेंगे हवाना। रवांडा की राजधानी आप कहेंगे किगाली। बहरीन की राजधानी आप कहेंगे मनामा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। सी इज राइट आंसर। देखो, जाम्बिया, लुसाका, क्यूबा, हवाना, रवांडा, किगाली, बहरीन, मनामा, ठीक है। आ जाओ भाई, निम्न ओमान की राजधानी, तो आप कहेंगे मस्कट, ठीक है, मस्कट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलना, ठीक है ना। आ जाओ, देखेंगे क्या गया। ओमान की राजधानी मस्कट, जबकि मॉस्को रूस की राजधानी है ना। और मनामा बहरीन की राजधानी है। माले मालदीव की राजधानी है। निम्नलिखित में से कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, जेरूसलम, सलेम, ठीक है। अबू धाबी की राजधानी, तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है ना। अबू धाबी किसकी राजधानी है, तो आप कहेंगे यूएई की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सी कहा गया कोमोरोस संघ की राजधानी है, तो आप कहेंगे मोरोनी, है ना, मोरोनी, ठीक है, मोरोनी। कोमोरोस या कोमोरोस संघ की राजधानी अक्रा घाना की, निकोसिया साइप्रस की, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। माले कहाँ की राजधानी है, तो आप कहेंगे मालदीव की, कहाँ के, मालदीव की, ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, क्या होती है, स्टॉकहोम, ठीक है। क्या गया आपका रिक्वा या आपके रिक्याविक, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी, आइसलैंड की। रिक्याविक कहाँ की राजधानी, आइसलैंड की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया आपका कहा गया रिक्याविक आइसलैंड की राजधानी, जो कि यूरोपियन देश है। यह आइसलैंड का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। निम्नलिखित में से कहा गया हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे हंगरियन आपके फोरिन, ठीक है, हंगरियन फोरिन। निम्नलिखित में पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे ज्लाटी, ठीक है, ज्लाटी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। देखो, विश्व में 5वें, तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन और फिर आता है ब्राजील। तो ब्राजील किसमें, 5वें। ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर अपना आता है इंडिया 7वें स्थान पर है, किसमें, 7वें स्थान पर है। फिर इंडिया के बाद 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है। कौन है, अर्जेंटीना है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर ब्राजील है। विश्व के प्रमुख सबसे बड़े देश कहा गया रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत के बाद अर्जेंटीना है, ठीक है। 2015 के लिए निम्नलिखित में से किस दक्षेस या सार्क की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित हुआ था, तो आप कहेंगे बामियान, अफगानिस्तान को, ठीक है। 2015 के लिए दक्षेस या सार्क क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी अफगानिस्तान के बामियान को चुना गया था, ठीक है। सिरोही, सिरोही या कुमुदनी या लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी या लिली है, तो मणिपुर में। कहां पर, मणिपुर में। मणिपुर में एक आपकी झील भी है, लोकटक झील। कौन सी झील है, लोकटक झील। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसी झील पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ, जिसे क्या कहा जाता है, के केबुल लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ कहा जाता है, ठीक है, केबुल लामजाओ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला देखोगे क्वेश्चन। सेशन को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तो मणिपुर का है, कहाँ का है, मणिपुर राज्य के। कहा गया आपके उखरुली जिले के सिरोही गांव के पास सिरोही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त किया गया, तो श्रीलंका को, ठीक है। 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा श्रीलंका को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। वर्ष 2018 में WHO द्वारा पराग्वे और उज्बेकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। मई 2019 में WHO ने अल्जीरिया और अर्जेंटीना को तथा वर्ष 2021 में चीन तथा एल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया। 2023 में कहा गया आपका बेलीज, अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया। 2024 में मिस्र और आपके कार्बो बर्डे या केप वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया। जबकि जनवरी 2025 में WHO द्वारा जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया।
तो याद क्या करना है, ये वाला फिलहाल फैक्ट याद करके रखना है। वैसे जब पूछा गया था 2000 कि श्रीलंका को हाल ही में, है ना, तो हाल ही में पूछा जा सकता है कि आपको हाल ही में WHO द्वारा किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, तो जॉर्जिया को। किसको? जॉर्जिया को। कहा गया किन देशों ने अक्टूबर 2015 को मास्को घोषणा पत्र, किसमें? मास्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। 28 अक्टूबर 2025 को मास्को में संपन्न हुए तीसरे ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार मंत्रिपरिषदीय या मंत्री स्तरीय बैठक में मास्को घोषणा पत्र होती है और हस्ताक्षरित किया गया। इस पर ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका ने हस्ताक्षर किया। कहा गया सलोम जुराविशवली को की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, जिन्होंने 16 दिसंबर 2018 को कार्यभार संभाला। कहाँ का? जॉर्जिया की। ठीक है, जॉर्जिया की। और भाई तो 2024 में कहा गया 29 दिसंबर 2024 में मिखाइल कावेल, कहा गया आपके काबिल सिविली जॉर्जिया के राष्ट्रपति है। कौन है? ये वाले हैं, तो इनको भी याद रखना। ये पहली महिला राष्ट्रपति हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा गया जून 2018 में तुर्की के राष्ट्रपति फिर से चुनाव में जीते और अब तुर्की के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति कहा गया सिरस तैयब दारगोगन, है ना, कहा गया इर्दोगन। ठीक है ना, इर्दोगन। अब देखेंगे तो के राष्ट्रपति हैं, है ना, वह वर्ष 2014 से तुर्की के राष्ट्रपति अभी तक बने हुए हैं। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री, यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन होंगे? अरे वर्तमान पूछ रहे हैं, है ना, वर्तमान बताएंगे। ठीक है, आ जाओ भाई, तो हम वर्तमान बता देंगे ना। कहा गया थेरेसा, थेरेसा में 2016 से 2019 तक यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री रही। वह यूके की दूसरी महिला है प्रधानमंत्री। यूके की कहा गया मार्गरेट थैचर को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। वह 1900 या 1979 से 1990 तक यूके की प्रधानमंत्री रहे। 2024 से कहा गया कीर आपके स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री हैं। तो कौन है? कीर स्टारमर है। ठीक है, स्टारमर। ठीक है, हाँ तो भाई भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कहा गया निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन था? तेलंगाना। 2 जून 2014 को बनाया गया था। किससे? आंध्र प्रदेश से अलग करके। ठीक है, तो कहा गया जून 2014 में 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य को विभाजित करके अलग तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। वर्तमान में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि पहले आपका जम्मू कश्मीर भी एक राज्य के रूप में था, लेकिन आप कहेंगे 31 अक्टूबर 2019 से ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो एक घट गया। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताएं। आंध्र प्रदेश ही हुआ करता था। कौन था? आंध्र प्रदेश ही पहला राज्य भाषा के आधार पर गठित किया गया था। आगे देखते हैं। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जीके जीएस जानदार शानदार होने वाली है। कहा गया 1953 में स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी? गोवा की है। किसकी है? गोवा की है। कहा गया निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, तो आइजोल नहीं है। कवरत्ती, पुदुचेरी, दमन द्वीप तो है ही है ना। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, जबकि कवरत्ती लक्षद्वीप की, दमन और दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप की राजधानी है। ठीक है, पुदुचेरी की राजधानी है। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? बताएंगे क्या होगी द्वीपों की संख्या? तो आप कहेंगे यहाँ पर लगभग 572 द्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रश्न सही नहीं था। ठीक है, देखो अब केवल उसमें पूछ लिया जाए कि निकोबार में कुल कितने द्वीप है। निकोबार में तो 22 है ना, 22 है। वैसे कितने? 22 है, लेकिन यहाँ पर 19 नजदीकी अंतर है, तो इसलिए 19 मान लिया गया होगा ना। वैसे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीप है, जिनमें से 22 मुख्य रूप से निकोबार द्वीप समूह में है। यद्यप विकल्प में 22 नहीं दिया गया था, तो 19 माना गया है कि निकटतम उत्तर है। कहा गया ढलाई और कहा गया उनाकोटी राज्य के जिले हैं, तो त्रिपुरा राज्य के जिले हैं। कहाँ के जिले? त्रिपुरा।
कहा गया ढलाई और ऊनाकोटी जिले त्रिपुरा राज्य में। वर्तमान में त्रिपुरा राज्य में 8 जिले हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी त्रिपुरा है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आपके धलाई है। कौन सा? धलाई है। निम्नलिखित में से किस राज्य को राजस्थान का सफेद सफेद शहर कहा जाता है? उदयपुर को। किसको? उदयपुर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का सफेद शहर उदयपुर को, जबकि उदयपुर जयपुर को गुलाब शहरी है ना, या पिंक सिटी के नाम। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। उदयपुर की स्थापना मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह ने करवाया था। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर छोटे बड़े सारे द्वीप कितने? 572 है। और निकोबार के केवल पूछ लिया जाए तो 22 है ना। आप देखेंगे उत्तरी अंडमान है ना, मध्य अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ये अलग अलग हैं। और यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है, फिर कार निकोबार है ना, फिर आपका मध्य निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये इससे 10 डिग्री चैनल से लिटिल अंडमान और कार निकोबार से अलग होते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, आ जाओ भाई। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे कवरत्ती है। क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, जबकि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तथा आइजोल मिजोरम की राजधानी है। कहा गया भारतीय मानक आपके मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरती, इनमें से कौन सा राज्य नहीं? तो पहले आप मैप से ही समझ लो ऐसे। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर आप कहोगे छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और इधर आंध्र प्रदेश और इधर उड़ीसा। ठीक है, तो आप कहेंगे इन 5 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, तो भारत की कहा गया तो कहां से? बिहार से नहीं जाएगी है ना, कहा गया बिहार से। भारतीय मानक अमेरिडियन या कहा गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, जो प्रयागराज, मिर्जापुर तथा आदि स्थानों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय की यामनोत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामनोत्तर रेखा बिहार से होकर नहीं जाती। किससे? बिहार से होकर नहीं जाती है। आगे देखेंगे, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? तो आप कहेंगे पांडिचेरी, यहाँ पर उपस्थित कौन सा है? पांडिचेरी। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। और सेशन कैसे लगते हैं ये भी आप कमेंट करते चलो ना। थोड़ा सा आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर करते चलो ना थोड़ा सा। और आप सभी लोग, आप 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त भी है, तो आप सभी लोग प्रयास करो कि 500 सब्सक्राइबर पूरे कराने का ना। 500 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिएगा आप सभी लोग, छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, कर लीजिएगा शेयर करके है ना। और आप सभी लोग टारगेट बनाकर चले है ना। चलो, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है। जनगणना 2011 के अनुसार कहा गया विकल्पगत संघ शासित क्षेत्रों का क्षेत्रफल देखो, सब लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर, पांडिचेरी लक्षद्वीप सबसे छोटे, पांडिचेरी आपका 490 और दमन और दीप 111। ठीक है, चंडीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जबकि जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर है। दमन व द्वीप तथा दादर नागर हवेली को संयुक्त कर दादर नागर हवेली और दमन द्वीप नामक नया केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया है। आ जाइए, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सब सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो आप क्या बोलोगे? पांडिचेरी का है। किसका है? पांडिचेरी का है। ठीक है, आप बाकी आप चीजें देख भी सकते हैं। कहा गया है पांडिचेरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से भी उपयुक्त संघ राज्य क्षेत्रों में पांडिचेरी ही सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। वर्तमान में दादर नागर हवेली तथा दमन एवं द्वीप का विलय कर केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आप कहेंगे मलयालम है। क्या है? मलयालम है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो आप कहेंगे मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर राज्य में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। और आप सभी लोग कहा गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जून 2018 में मणिपुर में देश के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018 को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह खेल एक शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। अगर निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो कुर्ग को, अरे श्रीनगर ना लगा देना, ठीक है ना। तो किसको कहोगे? आप कहेंगे कुर्ग को। ठीक है, कुर्ग या आपके कोडागु को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाती है, या कर्नाटक राज्य में स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो दीव हो चुका है। कौन सा है? दीव। दीव एवं दादर नागर हवेली या तथा दमन दीव भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां सारा काम काज आपके सौर ऊर्जा से संचालित होता है। कहा गया आपका मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया है। मयूर कहा गया मयूर भारत के किस राज्य से संबंधित हो? तो केरल राज्य से। कहां से? केरल राज्य से। 2019 के इडुक्की जिले में मिलने वाले आपका मयूर गुड़ या आपके मयूर शर्करा को भौगोलिक संकेत या जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया। जीआई टैग या पहचान ऐसी वस्तु या उत्पाद को प्रदान किया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है या तो किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया सिरसी सुपारी पहली कहा गया एरेका नट है जो जिसे भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान प्राप्त हुआ। यह सुपारी किस राज्य की है? तो कर्नाटक राज्य की है। कहाँ की है? तो आप बोलोगे कर्नाटक राज्य की है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कहा गया वर्तमान 2019 में कर्नाटक राज्य में उत्पादित सिरसी सुपारी को जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक दिया गया। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। देखिए भारतीय संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। जो आपकी संसद या पार्लियामेंट्री है किससे मिलकर बनती है? तो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। ठीक है। राज्यसभा में जाने के लिए या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए कम से कम, है ना। आप पढ़े लिखे नहीं भी होंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप सरकारी कोई भी टीचर या सरकारी नौकरी या लाभ के पद पर नहीं होंगे तभी, ठीक है, आ जाओ। तो इससे संबंधित लोकसभा में जाने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा में जाने के लिए आपको कितनी? तो 25 वर्ष, विधान परिषद में जाने के लिए 30 वर्ष की उम्र चाहिए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो सिक्किम में है। कितनी है? सिक्किम में। 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के हिसाब से सबसे कम लोकसभा सीटें सिक्किम एक हैं। सिक्किम में कितने? एक है। इसके बाद गोवा में 2, उत्तराखंड में कुल 5, जबकि तेलंगाना में 17 सीटें हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किसने 30 मई 2019 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो अरुणाचल प्रदेश के तो आप कहेंगे पेमा खांडू। ठीक है। तो आप कहेंगे 29 मई 2025 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेमा खांडू को राज्यपाल या आपके ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बीडी मिश्रा ने शपथ दिलाई, है ना। 29 मई को की तिथि दी गई है जो कि गलत है। चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है ना। तो भाई कहा गया 2019 में किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? तो मनोहर लाल खट्टर ने ली है। किसने ली थी? मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री आपके नायब सिंह सैनी है, इनको याद रखना। ठीक है। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो क्या बोलोगे अगर पूछ लिया जाए कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल? तो आप कहेंगे थावर चंद गहलोत है। यहाँ पर है क्या कोई? यहाँ पर तो नहीं है। आ दो भाई। अच्छा वहां के वही रहे होंगे। चलो तो आप देख लो। कहा गया प्रश्न काल के दौरान जब प्रश्न पूछा गया था तो आप कहेंगे वजू भाई थुर भाई वाला थे, है ना। वर्तमान में आपके थावर चंद्र गहलोत है। ठीक है। इनको याद रखना है। किनको? इनको याद रखना है। कहा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद देखो आप कहेंगे कर्नाटक में है। अब इसका एक ट्रिक है तो याद कर लो, है ना। आपको याद होना चाहिए। अभी कर्नाटक दिया, आगे कुछ और दे देगा। तो आधा आधा तेल यूपी में बिका, आधा तेल यूपी में बिका, आधा से आंध्र प्रदेश, तेल से तेलंगाना, ठीक है, यूपी से यूपी 3 तो आप समझ ही गए। अब में से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ठीक है, और का से कर्नाटक। इन 6 राज्यों में है। ठीक है। तो वर्तमान में कितने? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद उपस्थित है या है ना। आप देख लेना। ठीक है। आगे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दिवस के बारे में देखो, जब तक विश्व हिंदी दिवस ना जोड़ा जाए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताओगे? तो क्या बोलोगे? देखो जब तक हिंदी विश्व हिंदी तब तक 14 सितंबर, विश्व हिंदी 10 जनवरी। कब? 10 जनवरी।
14 सितंबर को मनाया जाता है। आधिकारिक रूप से पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। कब? 1953 में। उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप कहेंगे संचायिका दिवस। संचायिका दिवस, ठीक है। 15 सितंबर को भारत में संचायिका दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस मुख्य रूप से विद्यालयों में आपके अध्ययनरत छात्रों को धन संचय करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। आगे किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। किस दिन? 8 अक्टूबर को, ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे आते हैं, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को। याद कर लो भाई, पेट में ही 2023 में पूछा गया था, ठीक है। कहा गया लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाए? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाए। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता मनाई जाती है? तो आप कहेंगे किर्गिस्तान में, मलेशिया में, टोबैगो में, इन सभी में मनाया जाता है 31 अगस्त को स्वतंत्रता। हमारे यहाँ का 15 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 2019 को घोषित किया गया था, ठीक है। देखेंगे कहा गया भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 से हुई थी। यह दिन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो या आपके बीईई द्वारा मनाया जाता है, जो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। इसका लक्ष्य लागत कुशल ऊर्जा उत्पादन और कहा गया संसाधन संरक्षण है। आगे देखते हैं, कहा गया भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को ही वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अधिनियमित हुआ था, ठीक है। संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। भारत में यह राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो 24 दिसंबर को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। तो शिक्षा का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? 24 जनवरी को शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो याद कर लो 24 जनवरी को। 24 जनवरी 2019 को पहला शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यह सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित है। 30 जनवरी को कौन सा दिवस? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मार करके हत्या कर दी थी। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आप ध्यान से देखेंगे। कहा गया विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। अब यहाँ पर विश्व एड्स दिवस नहीं था, देखो 1 दिसंबर 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से मनाया जाता है। तो कब? 18 मई को मनाया जाता है, तो याद रखना है 18 मई। आगे आते हैं, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ना। आइए, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 18 मई को मनाया जाता है। इसे एचआईवी वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। पहला विश्व एचआईवी वैक्सीन जागरूकता दिवस वर्ष 1998 में मनाया गया था। 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर कहा गया आपके इक्वेलिटी कंट्रोल इट लिव लॉन्गर थीम है? तो आप कहेंगे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का है। किसका है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का है। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। तो पहले तो ये याद कर लो, ठीक है। फिर इसकी थीम जो है वो याद कर लो। 2024 के लिए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की विषय अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापे, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहे, ठीक है। कहा गया नीचे दिए गए महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां इन्हें 2018 में मनाया गया है, कौन सा सही मिलान नहीं है?
तो राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आप कहेंगे 22 मई को। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, ये 2018 में भी मनाया जाता है, आगे भी मनाया जाता रहेगा, ऐसे ही है ना। आगे आते हैं, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, ठीक है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? 20 मार्च को। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, विश्व प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। आ जाओ भाई, ठीक है। तो विश्व कहा गया मौखिक स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जो मौखिक स्वच्छता, इसके महत्व और मौखिक रोगों में योगदान देने वाले कारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस की सालगिरह 2018 में कौन सी थी? तो आप कहेंगे 25वीं सालगिरह थी। 24 अप्रैल 1993 से इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 24 अप्रैल 2018 को देश भर में पंचायती राज 25वीं वर्षगांठ मनाया, ठीक है। तो अब अगर पूछ लिया जाए कि 2025 में कौन सी वर्षगांठ, क्योंकि 24 अप्रैल भी निकल चुका है ना, 24 अप्रैल भी निकल चुका है, तो 2018 में 25वीं, 2019 में 26वीं, 27वीं, 28वीं, 2019 में 26वीं, 2020 में 27वीं, 2021 में आप कहेंगे 28वीं, 2022 में आप कहेंगे 29वीं, ठीक है। 2022 में 18, 19, 20, 21, 22, 2023 में 30वीं, अब जोड़ लीजिएगा ना, 25 तक आएंगे, वही वर्षगांठ मनाई जाएगी, ठीक है। 18 में, ठीक है। तो आप कहेंगे 32वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। कौन सी वर्षगांठ? 32वीं, ठीक है। आ दो भाई, आगे आता है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को, अभी आएगा 17 सितंबर, है ना। रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार करें, ठीक है, इसकी थीम थी 2024 में। वन्य जीव सप्ताह तो आप कहेंगे कब? तो 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व बाघ दिवस कब? तो आप कहेंगे 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में बाघों की तेजी से घटती आबादी के प्रति संरक्षण के जागरूकता को बढ़ाने के लिए 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने का फैसला किया गया था। आगे आते हैं, बड़ा अच्छे क्वेश्चन है भाई। पिछले साल 2022 में पिछले साल 2022 में विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट मनाया गया। तो कहां पर? तो पेरियार केरल में। कहां पर मनाया गया? पेरियार केरल में। 2022 में विश्व हाथी दिवस का गया वर्ल्ड एलिफेंट भारत में केरल के पेरियार में मनाया गया था। अगर पूछ लिया जाए विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, क्या बोलोगे? अरे 12 अगस्त निकल गया, है ना, ठीक है। आ दो भाई, नीचे दिए गए महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां जिन्हें 2018 में मनाया गया है, सही। तो विश्व का गया रेड क्रॉस 8 मार्च को नहीं मनाया जाता भाई, है ना। आ जाओ भाई, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक। गोवा क्रांति 18 जून को। बाल श्रम के खिलाफ 12 जून को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। कब? 3 जून को। तो आप कहेंगे कब? तो आपसे पूछ लिया जाए विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, मार्च में नहीं। तो कब बोलोगे आप? 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगला दिवस देखते हैं हम लोग। अब कहा गया विश्व रेड क्रॉस दिवस बता दिया, 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। कब? 8 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। साक्षरता सतत विकास लक्ष्य कहा गया 4 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समावेशी, समतापूर्ण व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना व आजीवन शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना। कहा गया पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब? 1 अगस्त को मनाया गया था। कब? 1 अगस्त को। तो अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 अगस्त 2018 को संपूर्ण विश्व में पृथ्वी ओवरशूट दिवस मनाया गया, है ना। 2023 में 2 अगस्त को मनाया गया, ठीक है। और 2025 में 24 जुलाई को मनाया गया। कब? 24 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है। कब मनाया गया? 24 जुलाई को मनाया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है।
कहा गया प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 में संयुक्त राष्ट्र की थीम सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण, ठीक है। कहा गया फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वलिटी, एम्पावरमेंट, कहा गया एम्पावरमेंट। यह दिन महिलाओं को उनके सम्मान और अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। यूएनओ ने कहा गया 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया, तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 2022 में कहा गया 2022 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी, तो 2022 के लिए तो आप क्या बोलोगे कि 8 मिलियन की दुनिया, सभी के लिए लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे आते 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 2024 में इसे विश्व दिवस की थीम आपकी ये लिखी है, तो आप देख लेंगे, ठीक है ना। आगे आते हैं, अब अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर वो कुछ, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखते हैं कौन सा दिवस आया। अब कहा गया विश्व प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया, 11 जुलाई को। तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो आप 25 जनवरी को मनाते हैं। कब, 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया। यह दिवस निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस पर, अगर पूछ लिया जाए निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, निर्वाचन आयोग की, ठीक है, तो क्या बोलोगे, 25 जनवरी 1950 में हुई थी। कब, 1950 में, तो इसलिए 25 जनवरी को विश्व राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ना। अगर आर्टिकल पूछ ले किस आर्टिकल में, तो 324 से लेकर के 329 के बीच में। भाग पूछ लिया पॉलिटी में, भाग 15 में है, ठीक है, ठीक है। मना जिसका उद्देश्य मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना। 2025 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की मुख्य विषय या वोट, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ठीक है। आ जाओ भाई, बात में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। भारत में प्रवासी दिवस, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार कब मनाया गया था, 2003 में मनाया गया था, ठीक है। 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2015 से पूर्व यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, जबकि 2015 से प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी। और बीच की अवधि के दौरान विदेशी प्रवासी विशेषज्ञों, नीति और निर्माताओं के कागे हितधारकों की भागीदारी के साथ थीम आधारित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित करने के लिए इसके प्रारूप में संशोधन किया गया था। भारत में प्रवासी दिवस कब, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के उद्देश्य से विश्व भर में पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2024 की थीम, अगर पूछ लिया जाए विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है, अगर आपको पता है तो बताएंगे। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, क्या है, प्लास्टिक लिख लो, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ठीक है, समाप्त कर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो 21 जून 2015 को मनाया गया था, ठीक है। 21 जून 2015 को मनाया गया था। वर्ष 2024 में इस दिवस की थीम स्वयं एवं समाज के लिए योग। 2025 में योग दिवस की थीम क्या थी, तो क्या बोलोगे, 2025 में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है, ठीक है, ये याद रखना। गणतंत्र दिवस 2016 के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो आप कहेंगे फ्रांकोis ओलांद थे, ठीक है।
तो फ्रांस के राष्ट्रपति आपके फ्रांसवा ओलांद 2025 के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आपके प्रोबो कागे सुबियांतो आए थे, ठीक है। और ये पहले स्वतंत्रता पर भी बुलाए गए थे, ठीक है, मतलब इंडोनेशिया का आगे श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक, भारत में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस तो 1 मई को मनाया जाता है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2024 में। इस दिवस की थीम एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कब, 21 मार्च को। 2025 में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस का मुख्य विषय क्या था, तो फॉरेस्ट एंड फूड था। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य को अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया, तो जॉर्जिया को। किसको, जॉर्जिया को। तो अगस्त 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य जॉर्जिया के गवर्नर कागा ब्रायन केप ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया है, ठीक है। आगे देखो, अगला है कि विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आगे इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो आप कहेंगे म्यांमार नहीं है। तो सार्क के सदस्य देश कौन से हैं, भारत, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार या पार्टनर बना, तो 1992 में बना था। 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना था। 8 अगस्त 1967 को आसियान की शुरुआत हुई थी। इसका मुख्यालय आपके जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर, तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, लुसाने पर स्थित है। इसकी स्थापना 1894। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, तो द हेग में है, ठीक है, नीदरलैंड के द हेग में। इसकी स्थापना 1945 में होती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में होती है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी पर है ना। तो इसकी स्थापना 1957 में होती है। आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखें, कहा गया पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन या ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बगदाद में हुआ था, ठीक है। 2023 के पेट में पूछा गया, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन या ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन बगदाद में हुआ था। ओपेक तेल निर्यातक करने वाले देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी। कहा गया उत्तरी या आपके नाटो का 31वां देश कौन बना, तो फिनलैंड। कौन है, फिनलैंड, ठीक है। 32वां देश कौन बना है, तो स्वीडन बना है। नाटो की स्थापना 1949 में। मुख्यालय आप कहेंगे ब्रुसेल्स में है, ठीक है। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। कहा गया निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन या इंटरनेशनल कहा गया मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर, लंदन में है, ठीक है, लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में। कहा गया कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया, तो नेपाल ने बदल दिया। किसने, नेपाल ने। 2007 में एशियाई देश नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया, जबकि 2006 में अफगानिस्तान में राष्ट्रगान अपनाया गया है, ठीक है। ब्रोकेट की प्रसिद्ध कलाकृति है कहाँ की, लखनऊ की, आगरा की या आपके और ऑप्शन देखते हैं, वाराणसी की। फिलहाल तो वाराणसी की है। कहाँ की है, वाराणसी की। कहाँ की है, वाराणसी की, ठीक है। ब्रोकेट उत्तर प्रदेश के वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति। ब्रोकेट को कहा गया आप किम खाब या सोने का सपना या ड्रीम इन गोल्ड भी कहा जाता है। खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो कृषि बाजार सूचना प्रणाली कहा जाता है। कृषि बाजार सूचना प्रणाली के खाद्य बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों के कृषि मंत्रियों ने वर्ष 2011 में एक अंतर एजेंसी स्थापित किया। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने राष्ट्र देश है, तो 193 राष्ट्र देश है, ठीक है। तो इसके 193, इसका मुख्यालय तो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है, ठीक है, द हेग में स्थित है। आ जाओ, आगे कब लागू होता है, तो आपके 29 अप्रैल 1997 से, ठीक है। रासायनिक हथियार का निषेध संगठन एक अंतर सरकारी संगठन और रासायनिक हथियार सम्मेलन के
लिए कार्यान्वयन निकाय है। आओ तो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य देश बना है? तो क्यूबा। कौन सा बना है? क्यूबा। ठीक है। तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया, या जहां पर ब्रिक्स समूह के नेताओं ने क्या किया? कौन सा देश नहीं बना? ठीक है, क्यूबा नहीं बना। ठीक है। तो कहा गया 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, हाँ, 6 देश इसमें शामिल किए। कौन? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात। 1 जनवरी 2024 से इसे क्यूबा इसका सदस्य देश नहीं है ना? है नहीं? नहीं है। ठीक है, क्या बोलोगे? नहीं है। आगे देखो, आगे देखते हैं। सेशन को लाइक शेयर कर देंगे तब तक। अगला कहा गया ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? तो ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील है। विश्व की सर्वाधिक बड़ी कहा गया आपकी उदयमान बाजार अर्थव्यवस्था ब्राजील, रूस, भारत, चीन के समूह को ब्रिक कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह संगठन ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। 2014 में ब्राजील के कहा गया फोर्टाजेला में ब्रिक्स देशों के छठे शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है? तो बांग्लादेश नहीं है फिलहाल। तो निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो आप कहेंगे जिम योंग किम, है ना? जब पेपर में पूछा गया था तो कहा गया कोरिया मूल के अमेरिकी जिम योंग किम विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। वर्तमान में ये भारतीय मूल के अमेरिकी अजय बंगा जी हैं, तो इनको याद रखना है। ठीक है। कहा गया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्था को अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी प्रदान कर दी? तो आप कहेंगे आपदा रोधी अवसंरचना के लिए संगठन। 29 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए संगठन को अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी प्रदान कर दी है, या मंजूरी दे दी है। आगे देखते हैं। एक राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं से समृद्ध होकर विश्व को बचाता है, कौन सा है? तो आप कहेंगे ग्रीन पीस है। कौन सा होगा? ग्रीन पीस होगा। ठीक है। कौन सा होगा? आप कहोगे ग्रीन पीस। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में होती है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। भारतीय पर्यटन स्थल से संबंधित क्वेश्चन, जैसे हेमिस गुप्पा नामक मठ कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। ठीक है, हेमिस। ठीक है, हेमिस गुप्पा एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो लद्दाख के लेह में स्थित है। हेमिस त्योहार गुरु का गया पद्म संभव या गुरु आपके ऋण पोछे को समर्पित है, जो हेमिस गुप्पा का एक विशेष त्योहार है। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर कौन से स्थल पर? तो 7वें क्रम पर है। ठीक है। देखो प्रश्न काल में विश्व में भारत का विश्व धरोहर के स्थलों में संख्या के आधार पर 7वां, किंतु वर्तमान में आपका स्थलों की संख्या 43 हो गई। भारत का स्थान 6ठा हो चुका है। विश्व धरोहर समिति 46वें सत्र के दौरान 26 जुलाई 2024 में असम में स्थित कहा गया आपके मोहिदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की। यह भारत का 33वां विश्व धरोहर स्थल है। तो है कहाँ का? ये भी असम में स्थित है। कहाँ का? असम का है। ठीक है। कहा गया उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आपके नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है? तो सीतापुर में। कहाँ पर है? सीतापुर का है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या होगा। अरे क्या आगे, भारत की कला एवं संस्कृति। ठीक है। लोक चित्रकला की शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो आप बोलोगे बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की है। तो लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के बिहार राज्य में लोकप्रिय है। मधुबनी चित्रकला मिथिला की एक कागा फोक पेंटिंग है। इस शैली के चित्र 3 प्रकार के होते हैं। कागज चल वस्तुओं पर पेंटिंग, भित्ति चित्र और आपके अरिपन। मधुबनी कला कहाँ है? तो आप कहेंगे मिथिला में है। कहाँ पर है? मिथिला की है। कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। तो मधुबनी की किसकी अब कला अभ्यास? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई? तो आप कहेंगे कथक की। किसकी? कथक की।
तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई। संगीत नाटक अकादमी भारत में 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान करता है। कथक का नाम कथिका अर्थात कथावाचक शब्द से लिया गया। घूमर लोक नृत्य कहाँ का? तो आप कहेंगे राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। आगे आते हैं, कहा गया घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा कहा गया आपका तेहरे ताली नृत्य, कालबेलिया, गणगौर आदि राजस्थान के लोक नृत्य हैं। चरकुला और दादर किस राज्य के नृत्य के रूप में जाने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के। कहाँ के? उत्तर दादर और चरकुला। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो कथक का है। ठीक है, शास्त्रीय असम का है, कथकली और आप कहेंगे मोहिनी अट्टम कहाँ का है? कमेंट करेंगे। ठीक है, यह शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों में से एक है। तेलंगाना राज्य के कहा गया पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन के दौरान किया गया? तो आप कहेंगे काकतीय राजवंश के शासक द्वारा। तो रामप्पा मंदिर काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित कहा गया पालमपेट गांव में स्थित भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण काकतीय शासक कहा गया गणपति देव के सेनापति कहा गया रेचे रेला और रुद्र द्वारा कराया गया था। इसे वर्ष 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे बनारस में है। कहाँ पर है? बनारस में। भारत कला भवन बनारस या वाराणसी में स्थित है। यह कला एक पुरातत्व संग्रहालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। विख्यात कला कहा गया मर्मज्ञ तथा आपके कलाविद विश्व कहा गया पद्म विभूषण से सम्मानित राय कृष्णदास को भारत कला भवन संग्रहालय के विकास का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। और अगला प्रश्न है कि कला मथुरा में आपके स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला कहाँ की है? तो आप कहेंगे सांझी। कहाँ? सांझी कला मथुरा में। ठीक है, सांझी कला मथुरा उत्तर प्रदेश में आपके कहा गया स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है कथक। कौन सा होगा? कथक। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम केरल का है। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का? केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आ जाओ भाई। कहा गया नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है नौटंकी, है ना। नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, लोकनाट्य या लोक नृत्य है। इसके अलावा राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में भी इसका आयोजन होता है। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो आप कहेंगे आगरा में स्थित। कहाँ पर? आगरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तो यहाँ पशुधन मेला भी लगता है। ठीक है, बटेश्वर अपने वार्षिक आयोजित होने वाले पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है जो लगभग 4 शताब्दी पुराना है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर या नवंबर के महीने में कार्तिक मास में इस मेले का आयोजन किया जाता है। आगे देखा, कहा गया आपके कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो उत्तर पूर्व भारत से। कहा गया दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। याद करो कलमकारी। ठीक है, तो कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। हस्त निर्मित यह चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप कर बनाई जाती है। इसमें प्राकृतिक रंगों से रामायण, महाभारत आदि के चित्र बनाए जाते हैं। फारसी भाषा में कलमकारी का अर्थ कलम का काम होता है। ठीक है, कहा गया आपका झूठी चिता और आपके मुर्जा कहा गया मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला कहाँ किस राज्य के? तो उड़ीसा के। ये कलाओं के नाम है ना। ठीक है, कहा गया आपका ज्योति चिता और आपके मुर्जा फर्श पर दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला या उड़ीसा राज्य की पारंपरिक कला है जो आपके उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों में दिखाई देती है। गुजरात के कहा गया छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्त चित्र अर्पण किए जाते हैं। यह पिथौरा का अर्थ क्या है? तो अन्य का देवता। किसका देवता? अन्य का देवता। ठीक है, अन्य का देवता। कहा गया भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया था? तो आप कहेंगे उदय शंकर जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया था? उदय शंकर जी ने बनाया था। ठीक है, आ दो भाई, उदय शंकर जी ने बनाया था। कहा गया भारतीय नृत्य को उदय शंकर ने अपनी प्रतिभा के बल पर विदेशों में लोकप्रिय बनाया।
इन्होंने अपने नृत्य में विविध परंपराओं व आपकी तकनीकों को शामिल किया। 1900 में राजस्थान के उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। ये पंडित रविशंकर के बड़े भाई हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। उनकी मृत्यु 1977 या 1977 में हुई थी। कहा गया तीरताली का लोक नृत्य है तो मध्य प्रदेश का, ठीक है। तीरताली लोक नृत्य कहाँ का? मध्य प्रदेश। कमार जनजाति द्वारा किया जाता है। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? मटकी तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश का। मटकी मध्य प्रदेश राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। मटकी नृत्य अधिकतर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। यह महिलाओं द्वारा विशेष अवसर जैसे विवाह, जन्म दिवस आदि अवसरों पर किया जाता है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद और बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? तो सारंगी। कौन सा? सारंगी, ठीक है। कहा गया मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया था। तो कैलाश है ना, कहा गया बनाया गया था। इसमें सबसे बड़े मंदिर में से एक है कौन सा? कैलाश मंदिर, याद रखो भाई। एलोरा के मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित। इसमें कुल 34 गुफाएं। कितनी? 34 गुफाएं, जिसमें सबसे उल्लेखनीय एलोरा का कैलाश मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर चट्टानों को काटकर बनाया गया। द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? तो आप कहेंगे कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे आते हैं। कहा गया चबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो आप कहेंगे त्रिपुरा राज्य में। किसमें? त्रिपुरा राज्य में। कहा गया वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पे? तो कोच्चि केरल में है। कहाँ पर है? कोच्चि केरल में। तो वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कोच्चि केरल में हुई। पहले इसे यहीं दफनाया गया, बाद में इसके अवशेष पुर्तगाल को सौंप दिया गया और उसे लिस्बन के कहा गया बेलम या पुर्तगाल में दफनाया गया था बाद में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? कहा गया इसकी ऊंचाई वसंत मंदिर बुद्ध से कम है। नहीं, सबसे अधिक है, ठीक है। तो आप कहेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर है, जो भारत के गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में स्थित है। 31 अक्टूबर 2018 को इस प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ठीक है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक तो आप कहेंगे वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म इलाहाबाद के लोकनाथ में हुआ था ना। यहाँ इलाहाबाद के लोकनाथ में बहुत ज्यादा होली वगैरह भी मनाई जाती है ना, प्रसिद्ध है इलाहाबाद की लोकनाथ की होली वगैरह। आ जाओ भाई, आगे आते हैं। कहा गया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1938 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण तथा 2000 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी हुई थी? तो आप कहेंगे भरतनाट्यम और कथकली दोनों से, और दोनों ऑप्शन है ना, दोनों ऑप्शन है। देखो मृणालिनी साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर तथा प्रशिक्षक थी। उन्होंने भरतनाट्यम, कथकली आदि शास्त्रीय नृत्यों में प्रशिक्षण लिया। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1965 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। कहाँ? किस राज्य का? केरल का। उड़ीसा का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। कथकली पूछ लिया जाए तो वो भी केरल का है। कहा गया ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो आप कहेंगे केरल का है। कहाँ का? केरल का है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से? तबला से। किससे? तबला से। तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से, पंडित रविशंकर जी सितार से, अफजद अली खान सरोज से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। किससे? तो बांसुरी से। तो आप इसे भी देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कहा गया किस राज्य में ट्री त्योहार मनाया जाता है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल। ट्री, ठीक है। देखो ये वाला, ठीक है। आगे संघाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो आप कहेंगे मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में, ओके। आगे संघाई महोत्सव प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में मणिपुर में आयोजित किया होने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। इस त्योहार को
का नामकरण मणिपुर के राज्य पशु संगाई हिरण के नाम पर पड़ा था, जो कि केवल मणिपुर में ही पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर में। कहा गया होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत और गौरव और निडरता के बारे में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। तो होला मोहल्ला एक सिख त्योहार है जो चैत या मार्च महीने में पंजाब में मनाया जाता है। यह प्रथा गुरु गोविंद सिंह के समय में प्रारंभ हुई थी, जिन्होंने फरवरी कहा गया 1701 में आनंदपुर साहिब में इसका सर्वप्रथम आयोजन किया था। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अकादमी जिम्मेदार है? तो आप कहेंगे संगीत अकादमी जिम्मेदार है। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए संगीत नाटक अकादमी उत्तरदायी है। इसका गठन भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय द्वारा 31 मई 1952 को किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 मई 1953 को संसद भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप सभी लोग इन सारी क्लासों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी पेट में आपको ये जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। अगर जो चूक रहे हैं तो आप बाद में पछता कर रह जाएंगे कि काश पढ़ लिए होते पहले ना। तो ये काश शब्द आपका ना आ पाए और आप इसे पहले ही देख लें। कहा गया प्रसिद्ध आपका नबका लेबारा, ठीक है, नबका लेबारा उत्सव निम्न में से किस राज्य में? तो उड़ीसा में। नबका लेबारा, ठीक है, तो नबका लेबारा उत्सव या जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा प्राचीन उत्सव है। कहा गया कुतुब भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? कहा गया कुतुब बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। तो केरल की है। कहाँ की है? केरल की है कुतुब, ठीक है। तो कुथु केरल राज्य में कहा गया कुतुम बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला या एक आपके अनौपचारिक नृत्य संरचना है, जिसमें आमतौर पर प्राचीन महाकाव्य, रामायण, महाभारत और तमिल शास्त्रीय महाकाव्यों के दृश्यों को दर्शाते हैं। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित कहा गया बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है बंदेल चर्च? तो इसकी स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी पुर्तगालियों द्वारा। भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो आप कहेंगे सिद्धेश्वरी देवी जी, ठीक है। तो आप कहेंगे 1908 से लेकर 1977 तक उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। ये वह बनारस घराने से संबंधित थे। ठुमरी गायन की एक शैली है में उन्हें महारत हासिल थी। इसके अलावा वो ख्याल, दादरा, चैती व कजरी आदि का भी गायन करा करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कहा गया प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तो शहनाई से, है ना, शहनाई से। जल्दी जल्दी पढ़ो तो फिर आपकी भी शहनाई बजेगी ना। आपकी शादी ब्याह होगी, जब नौकरी लगेगी तभी ना कुछ होने वाला है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर शहनाई वादक थे। इनका जन्म बिहार के कहा गया डुमरांव में 1916 में हुआ था। उल्लेखनीय कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वर्ष 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण, 2001 में पद्म भारत रत्न से सम्मान, मतलब तीनों पद्मश्री दिए गए और भारत रत्न भी मिल चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो आप कहेंगे कठपुतली नाच, चरकुला, मयूर, रासलीला है। ठीक है, कठपुतली नाच राजस्थान का है ना, आप देखते होंगे वहां पर कठपुतली नाच हाथ में ऐसे फंसा कर करते हैं। ठीक है, तो कहा गया उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य। यहाँ पर चरकुला, कहा गया दीवारी, पाई डंडा, दीवारी, नटवरी, कर्मा, रासलीला, नौटंकी, कजरी, मयूरी आदि प्रकार के नृत्य विविध अवसरों पर किए जाते। पंडित कहा गया शिव कुमार शर्मा किसके वादक थे? तो संतूर के वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा प्रख्यात भारतीय संतूर वादक थे। उनका जन्म 1938 में जम्मू कश्मीर रियासत में हुआ था। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी आदि प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे मकबूल फिदा हुसैन जी को। किसको? मकबूल फिदा हुसैन जी को। जल्लीकट्टू के साथ तो आप कहेंगे किसके? पोंगल के साथ मनाया जाता है जल्लीकट्टू। कहाँ का है? तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू कहाँ पर? तो आप कहोगे तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है जो पोंगल त्योहार के रूप में मनाया जाता है।
क्या गया, कोडवा काफी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक। कोडवा काफी महोत्सव कर्नाटक राज्य में आयोजित किया गया था। कोडवा काफी महोत्सव भारत के कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले में आयोजित होने वाला एक अनोखा का गया हॉकी कार्यक्रम है। ठीक है, कोडवा हॉकी। ठीक है, याद रखो। कोडवा हॉकी महोत्सव की शुरुआत 1997 में हुई थी। ठीक है, कोडवा हॉकी है। ठीक है, काफी नहीं। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। भारत एवं विश्व के खेल। भारत एवं विश्व के खेल। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बताएंगे? और 2019 में राफेल नडाल ने जीता था। 2024 यूएस ओपन खिताब आप कहेंगे, खिताब जैनिक सिनर ने टेलर आपके प्रिंस को हराकर जीता। ठीक है, याद रखो फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिला एकल राष्ट्रीय कहा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब तो आप कहेंगे नाओमी ओसाका ने जीता। लेकिन अभी 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल का खिताब खिताब कहा गया आपके मेडिसन कीज ने एरिना आपके सबा को हरा कर जीता। तो आप कहेंगे मेडिसन कीज ने जीता। इनको याद रखना है ना, उनको नहीं याद रखना। कहा गया आपके विंबलडन 2018 महिला एकल की विजेता कौन रही? तो यहाँ पर तो ये रही। अब इनसे इंपॉर्टेंट आपका प्रेजेंट टाइम का होता है। ठीक है, आ दो भाई। तो कहा गया है, अब कहा गया 2024 का महिला एकल का खिताब आपकी बारबोरा क्रेजी कोवा ने जीता है। ठीक है, जिसे जैस्मिन कहा गया पाओलिनी को पराजित करके जीता था। ठीक है, तो इनको याद रखना है। महिला एकल विंबलडन टेनिस खिताब 2018 किसने जीता था? तो आप कहेंगे आपके एजेलिक करबर ने। एजेलिक करबर ने। ठीक है, 2016 की कहा गया 2016 की विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो एंडी कहा गया एंडी मरे। ठीक है, अब उनको न याद करके पुरुष एकल का खिताब 2024 में कार्लोस अल्कराज ने कहा गया नोवाक जोकोविच को पराजित करके जीता। इनको याद रखना है। कहा गया नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किसे हराकर फ्रेंच ओपन 2016 जीता था, एकल खिताब जीता। तो आप कहेंगे एंडी मरे को। अब यहाँ पर कहा गया कि 2024 में पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने अलेक्जेंडर कहा गया जेवरेव को पराजित करके जीता। याद करो, फ्रेंच ओपन 2016 के पुरुष एकल का विजेता तो आप कहेंगे नोवाक जोकोविच था। लेकिन अब इधर देखेंगे प्रेजेंट टाइम वाले, इनको याद करना है जो बाद में दिए गए हैं। ठीक है, देखिएगा आगे आता है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2015 का डेविस कप जीता था? तो आप कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था। 2024 में डेविस कप खिताब किसने? तो इटली ने जीता, नीदरलैंड को हरा करके। किसने महिला के एकल वर्ग में 2018 में ऑस्ट्रेलियान ओपन खिताब जीता था? तो आप कहेंगे एंजेलिक कर्बर ने। ठीक है, एंजेलिक कर्बर। 2025 में है ना ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। तो 2025 में महिला एकल का खिताब आपके मेडिसन कीज ने है ना एरिना आपके सबा को पराजित करके जीता। तो इनका नाम याद कर लो। ठीक है, कहा गया विंबलडन ओपन 2015 में महिला डबल श्रेणी में विजेता कौन थी? तो आप कहेंगे सानिया मिर्जा और आपके मार्टिना हिंगिस हिंगिस। ठीक है, 2024 में महिला युगल खिताब कैटरीना आपके सीनिया कोवा और टेलर कहा गया टाउनसेंड है। ठीक है, तो इनको याद रखो। ठीक है, अब पीछे वाला नहीं याद। वुहान ओपन महिला एकल खिताब 2015 किसने जीता? तो वीनस विलियम्स ने। ठीक है, अभी देखो 2024 का महिला एकल खिताब आप कहेंगे आपके एरिना शबालंका बेलारूस की है। अगर पूछ लिया जाए कहाँ के, चीन की जेंग आपके कहा गया क्वीन वेन को पराजित करके। तो इनको याद रखना है, इनको। ठीक है, कहा गया WTA डबल फाइनल जीत के साथ सानिया मिर्जा और आपके मार्टिना हिंगिस ने कितने मैचों बाद नाबाद जीत का सिलसिला जारी रखा? 22 मैचों के बाद। कितना? 22 मैचों के बाद। ठीक है, कहा गया सर्व और वाली शब्द किस खेल से जुड़े हैं? टेनिस से। ये नहीं बदलते हैं ना, अब जो बदलना था ऊपर बदल चुका है। सर्व और वाली कहा गया हाफ वाली या टेनिस लाल कहा गया लॉन टेनिस से जुड़ी प्रचलित शब्दावलियां हैं। सर्व एक खिलाड़ी का खेल शुरू करने के लिए बाल रॉकेट से मारकर दूसरे
के पाले में भेजना। हॉकी वाली गेंद के टप्पा खाते ही लगाया जाने वाला शॉट होता है। ठीक है। बैक हैंड स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो आप कहेंगे टेनिस से। किससे? बैक कहा गया, बैक हैंड स्ट्रोक शब्द। ठीक है। तो लाल टेनिस या आपके टेनिस खेल से जुड़ा है। टेनिस एक रैकेट खेल, रैकेट आप हाथ से ऐसे खेलते हो ना, जो या तो एक ही प्रतिद्वंदी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से या दो दो खिलाड़ियों की टीम की दो टीमों के बीच खेला जाता है। अब क्रिकेट आता है। ठीक है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम की एक आधिकारिक प्रायोजक है वर्तमान में? उतने समय तो पेटीएम थी, इतने समय क्या है? इतने समय आधिकारिक रूप से बताएंगे। ठीक है। और तो भाई, अगर वैसे तो एडिडास होना चाहिए था। चलो देखते हैं। देखें। अच्छा, हाँ, ड्रीम 11 है। ठीक है। तो पेटीएम कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक थी, लेकिन 1 जुलाई 2023 से बीसीसीआई ने ड्रीम 11 को 3 वर्ष की आधिकारिक टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक घोषित कर दिया है। ठीक है। हाँ तो भाई, इंडियन प्रीमियम लीग ट्रॉफी 2019 में निम्नलिखित में से किस टीम ने जीती? तो मुंबई इंडियंस ने जीती थी। ठीक है। 2024 के मध्य आयोजित हुए इस कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को क्या किया? हरा कर जीता था। ठीक है, करके जीता। 2025 की अगर पूछ लिया था तो आरसीबी, है ना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीता है। कौन जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। वर्ष 2018 में आईपीएल का गया ट्रॉफी किसने जीती? तो आप कहेंगे चेन्नई सुपर। अरे ये प्रश्न उतना पुराना था तो वही पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या गया 2018-19 में रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता, तो किसने जीता था? सौराष्ट्र ने। अभी वर्तमान में कहा गया 11 अक्टूबर 2024 से लेकर 2 मार्च 2025 के मध्य संपन्न हुआ है ना। फाइनल में विदर्भ ने केरल को पराजित किया, तो जीता किसने? विदर्भ ने। ये याद करके रखना है। ठीक है। अब पिछला जिस तरह के क्वेश्चन है उस तरह के आंसर याद करके रखो। क्रिकेट विश्व कप 2020 में निम्नलिखित में से किस देश की टीम अपने सभी मैच हार गई थी? तो अफगानिस्तान। कौन थी? अफगानिस्तान। ठीक है। कहा गया आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पराजित कर छठी बार जीता था। ठीक है। कहा गया 22 से 26 नवंबर 2020 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात टेस्ट कहां पर किसके विरुद्ध खेला था? तो बांग्लादेश। किसके? बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। यह मैच भारत ने जीता भी था। ठीक है, आगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हरा, क्या? हरा। ठीक है। हरित क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, किसके? हरित क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। तो क्या बोलोगे? हरित क्रिकेट या इन्वायरमेंट आ गया तो हरित क्रिकेट, है ना। अब देखो कहा गया इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की स्थापना 1972 में नैरोबी केन्या में की गई थी। ठीक है। विश्व में किस देश के द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 1901 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए? तो भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। 2022 में भारत ने 1000वां एक दिवसीय मैच वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेला था। ठीक है। आ दो भाई, आगे देखते हैं। अगला देखो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है। कागे टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला पहला भारतीय क्रिकेट वीरेंद्र सहवाग था। कौन था? वीरेंद्र सहवाग था। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला पहला या प्रथम भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग था। वीरेंद्र सहवाग ने 2 बार 13 शतक बनाया। 2004 में मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में पाकिस्तान के विरुद्ध 309 रन। 2008 में आपके चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 319 रन बनाए। यह रिकॉर्ड कायम किया। भारत की तरफ से 13 शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज करुण नायर हैं, जिन्होंने 2016 में चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में इंग्लैंड के विरुद्ध 303 रन बनाए थे। ठीक है। निम्न में से किन्हें वर्ष 2015 का बीसीसीआई क्रिकेटर के लिए मनोनीत किया गया था? तो विराट कोहली को। किसको? विराट कोहली को। 2023-24 के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का कहा गया पाली उमरीगर
पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया था। 2015 में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज कौन था? तो आप कहेंगे रविचंद्र अश्विन, है ना। अभी टेस्ट सीरीज हुई, लेकिन अब आपका पेपर बन चुका होगा ना इंग्लैंड के खिलाफ, जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही थी, ठीक है। आ दो, तो अब इनको बस ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। कहा गया 2015 में जिम्बाब्वे के विरुद्ध एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय T20 की श्रृंखला के लिए एक भारतीय क्रिकेटर को कप्तान, अरे भाई अजिंक्य रहाणे, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो उतने समय करंट से रिलेटेड थे, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ाई जाएगी तो आपको बताया जाएगा। आ गया, किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो भारतीय महिला ब्लाइंड, है ना, या दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने जीता था, ठीक है। 2023 में कहा गया 2023 भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने 26 अगस्त 2023 को विश्व खेलों में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर पदक जीता। अब आता है हॉकी। कहा गया रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो सृजेश जी थे। कौन थे? सृजेश जी, ठीक है। भारतीय पुरुष की हॉकी टीम के कप्तान आप कहेंगे हरमनप्रीत सिंह जी हैं वर्तमान में। कौन है? हरमनप्रीत सिंह जी हैं। 2016 में के हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप का प्रतियोगिता कहाँ आयोजन किया गया? तो आप कहेंगे लखनऊ में किया गया था। 2025 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व का आयोजन भारत में किया जाएगा। कहाँ पर? भारत में। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2016 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? लखनऊ में हुआ था। आगे देखो, कहा गया अक्टूबर 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जोहर कप जीता। सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल से संबंधित? तो हॉकी से संबंधित। किससे? हॉकी से, ठीक है, हॉकी से संबंधित है। अब देखो यहाँ पर कहा गया हॉकी से संबंधित कुछ, जैसे आगा खान कप, है ना, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान आपके कहा गया अजलान शाह कप, है ना, बीटन कप इत्यादि हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है आपका फुटबॉल। कहा गया फ्रांस की रूस में 2018 फीफा जीत के बाद खिलाड़ी और प्रबंधक के रूप में विश्व कप जीतने वाला तीसरा व्यक्ति कौन बना था? तो आप कहेंगे आपके डिडियर देश चैंपस, ठीक है, याद रखना। 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। तो इसका आयोजन फीफा 2018 में हासिल और फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये चीज याद करनी है ना, ये चीज, है ना, यही चीज आपको मिलनी चाहिए हर जगह। फीफा विश्व कप 2018 का विजेता फ्रांस रहा है, ठीक है। और 2022 का विजेता कौन रहा? तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया था, तो अर्जेंटीना रहा है, ठीक है। कौन रहा? अर्जेंटीना रहा है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का होने वाला है। आइए, कहा गया 2018 में किस देश ने फीफा विश्व कप जीता? तो आप कहेंगे फ्रांस ने जीता, ठीक है। यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप 2018 में किस देश को हराकर पुर्तगाल ने चैंपियनशिप जीती? तो फ्रांस को, ठीक है। अब 2024 में खिताब स्पेन ने इंग्लैंड को पराजित किया। स्पेन ने किसको? इंग्लैंड को पराजित। तो 2000 यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब स्पेन ने जीता। कहा गया 2016 में आपका ब्रिक्स U17 फुटबॉल कप के आयोजन किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका कि अंडर 17 और 2018 में कहाँ पर है दूसरे संस्करण का आयोजन, इसके बाद उसका आयोजन नहीं हो सका, ठीक है। तो ब्राजील यहाँ पर विजेता रहा है। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था? तो चिली ने जीता था। 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने कोलंबिया से को पराजित कर जीता। तो कहा गया 2024 का कोपा अमेरिका का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया और यह खिताब अर्जेंटीना ने जीता था। किसने? अर्जेंटीना ने जीता था, ठीक है। आगे आते हैं, अगला देखते हैं। अब ये शब्दावलियां हैं ऐसे, तो आपको देखनी पड़ेंगी। देखो, कहा गया अमेरिकन फुटबॉल खेल से संबंधित इसका उपयोग फुटबॉल खेल में बचाव पक्ष द्वारा किया जाएगा। तो किसका? कहा गया बिल्स शब्द निम्नलिखित में स्किल्स खेल से संबंधित है। तो आप क्या बोलोगे? फुटबॉल से, है ना, अमेरिकन फुटबॉल से, ठीक है। आगे दो, कहा गया भारतीय फुटबॉल के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में? तो आप कहेंगे DCM कप। कौन सा? DCM कप, ठीक है। दिल्ली क्लॉथ मिल्स भारत कप भारत में सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। 1945 के प्रथम आयोजन का विजेता दिल्ली हीरोज था।
1997 के बाद भारतीय फुटबॉल क्लब में विभिन्न पुनर्गठन नीतियों के कारण इसका आयोजन नहीं किया जा सका। ठीक है, आगे देखो, आगे आता है बैडमिंटन। किससे संबंधित? बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है, तो बैडमिंटन से संबंधित जो चीजें हैं वो करा दी जा रही हैं आपकी। तो आओ जाओ भाई फटाफट बैडमिंटन के बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे अब आपके बैडमिंटन से संबंधित जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। जैसे कहा गया उबेर कप, जिसे कभी कभी महिलाओं का वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसमें महिलाओं के राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों के द्वारा भाग लिया जाता है। किस टीम ने उबेर कप 2018 जीता था? ये पूछा गया 2018, तो जापान ने जीता था। किसने? जापान। अरे बस इतना सा पूछ लेना था कि किस टीम ने 2018 का उबेर कप जीता, तो जापान ने। ठीक है, 2024 में थॉमस कप चीन ने इंडोनेशिया को पराजित करके, जबकि उबेर कप चीन की महिला टीम ने, किसने? चीन की महिला टीम ने इंडोनेशिया की महिला टीम को पराजित करके जीता। तो याद करके रखना, आपको लास्ट में सब कुछ बता देंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन वगैरह 2025 वगैरह की। अभी जैसे ये खत्म होता है खेल से संबंधित चीजें, वैसे सारी चीजें अपडेट कर दी जाएंगे। ठीक है, तो 2018 में किसने? तो चीन को। ठीक है, किस टीम ने थॉमस कप 2018 जीता? चीन ने। ठीक है, अब लेटेस्ट वाला ही पढ़े तो बेहतर है। कहा गया थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो अब आपको बताना है, तो बैडमिंटन से संबंधित। अभी तक आप पढ़ ही रहे हैं बैडमिंटन से। कहा गया जुलाई 2018 में बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल किसने जीता? तो आप कहेंगे नोजोमी ओकुहारा ने। किसने? नोजोमी ओकुहारा। 2024 में इस प्रतियोगिता की महिला एकल का खिताब सुपनीदा कहा गया आपके कटे थोग ने जीता। ठीक है, ये अपडेट वाला याद करके रखो। कहा गया रियो ओलंपिक 2016 में एकल महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में कैरोलिना मारिन ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो पीवी सिंधु को हराकर जीता था। ठीक है, अब देखो 2024 में महिला एकल खिताब दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने जीता। ठीक है ना, याद कर लो, इनका नाम याद कर लो। अब ये गाथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना केवल ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखना है आपको, कहा गया गोल्ड। ओके, अब पहले प्रश्न आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, वहां करंट अफेयर से संबंधित सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रहे हैं ना आपको। हर रोज थोड़ा 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 वो इकट्ठा होता चलेगा आपके पास। कहा गया 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन है? तो आप कहेंगे के श्रीकांत है। ठीक है, के श्रीकांत ने जीता था। कहा गया सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु जी ने जीता था। किसने? पीवी सिंधु। 2024 में महिला एकल खिताब दक्षिण कोरिया के आन से यंग ने चेन यूफेई को हराकर जीता। ठीक है, सिंगापुर ओपन प्रतियोगिता बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? बैडमिंटन। कहा गया आपके एथलेटिक्स से संबंधित जो प्रश्न अभी है, कहा गया विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आप कहेंगे आपके हिमा दास जी थी। कौन थी? हाँ, हिमा दास जी थी। ठीक है, हाँ, हिमा दास जी थे। कौन है? हिमा दास। ठीक है, तो आप कहेंगे हिमा दास जी हैं। कौन? हिमा दास जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कहा गया आपके 2018 के टेम्पेयर फिनलैंड में आयोजित IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स में हिमा दास स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। इन्होंने 400 मीटर की दौड़ में इस स्पर्धा में भाग लिया और 51.46 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो कितना? 51.46 सेकंड। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो एशियाई खेल, तो आप कहेंगे कमलजीत संधू। ठीक है, तो भारत की पूर्व महिला एथलीट कमलजीत संधू एशियाई खेल में 400 मीटर स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला एथलीट है। इन्होंने 1970 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई खेल में यह उपलब्धि हासिल की थी। यह इनकी इस उपलब्धि पर उन्हें वर्ष 1971 में पद्मश्री
पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे देखो, अब आता है खेल, चर्चित व्यक्ति, खेल से चर्चित व्यक्ति है ना, खेल और चर्चित व्यक्ति, ठीक है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? तो आप कहेंगे स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम, 2023 में पूछा गया था, ठीक है। तो कहा गया आपके तिरुवनंतपुरम केरल में इसका निर्माण केरल में होने वाले 35वें राष्ट्रीय खेलों की सुविधा हेतु किया गया है। प्रतिष्ठित 10 ईयर दुबई गोल्ड वीजा प्राप्त करने वाला विश्व में प्रथम प्रोफेशनल गोल्फर कौन? तो गोल्फर है तो आप कहेंगे जीवा मिल्खा सिंह। कौन? जीवा मिल्खा सिंह। तो सितंबर 2021 में भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह है ना, ये नहीं कोई जीव मिल्खा सिंह खेलों में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले विश्व के पहले पेशेवर गोल्फर बने हैं। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? तो आप कहेंगे अभिलाष टॉमी। कौन है? अभिलाष टॉमी। दक्षिण अफ्रीका के उस पूर्व खिलाड़ी का नाम क्या है जो वर्तमान 2019 सीजन के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और आरसीबी की टीम का मुख्य कोच था? तो आप कहेंगे गैरी क्रिस्टन। कौन? गैरी क्रिस्टन, ठीक है। आगे आता है, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिएगा फटाफट देख लो और सभी लोग बाकी जो वीडियो बन चुके हैं वो भी देख। कहा गया 2019 सीजन के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुख्य कोच दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर गैरी क्रिस्टन रहे। 2025 सीजन के रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु क्रिकेटर टीम के कोच आप कहेंगे एंडी फ्लावर, जिम्बाब्वे के थे। कहाँ के थे? जिम्बाब्वे के। इंपॉर्टेंट है ये। क्रिकेट विश्व कप 2019 के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ का नाम क्या है? तो आप कहेंगे मनु शाही, ठीक है, मनु शाही। अब कहा गया वर्तमान में आपके आईसीसी के प्रमुख अधिकारी आप कहेंगे जियोफ एलार्डिस है। कौन है? जियोफ एलार्डिस है। कहा गया आईपीएल 2019 के सीजन दिल्ली कैप्टन के कप्तान के रूप में किसे श्रेयस अय्यर को चुना गया था? इस बार ये किसके थे? पंजाब के थे। 2025 सीजन के लिए दिल्ली कैप्टन के कप्तान अक्षर पटेल रहे, है ना। और श्रेयस अय्यर किसके? पंजाब टीम के, किंग्स 11 पंजाब। पद्मश्री से सम्मानित कहा गया प्रशांति सिंह किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से। कहा गया पद्मश्री से सम्मानित खिलाड़ी प्रशांति सिंह बास्केटबॉल से संबंधित है। पद्मश्री से सम्मानित पहली बास्केटबॉल खिलाड़ी है वर्ष 2021 में। कहा गया अनीता। कौन? अनीता आपके पालदुराई बास्केटबॉल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताइए जो एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय बन गया है। मोहम्मद शमी। कौन है? मोहम्मद शमी, ठीक है। तो भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा गया नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए भारत की ओर से सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। शमी ने यह कारनामा पहले अपने 56 वनडे मैच में किया है। 2023 में संदीप आपके लामछाने नेपाल के ओमान के विरुद्ध खेलते हुए सबसे तेज विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है ना। कहा गया संदीप लामिछाने ने यह कारनामा मात्र 42 वनडे मैच में कारनामा करके दिखा दिया है। आगे आते हैं भारत की कहा गया अयोनिका पॉल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती है? तो निशानेबाजी। किसका? निशानेबाजी, ठीक है। 2014 में ग्लासगो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने निशानेबाजी 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक भी जीता था। शतरंज की कहा गया ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एस विजयालक्ष्मी जी थी। कौन थी? एस विजया। 2001 में शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला एस विजयालक्ष्मी जी बनी थी। भारत की पहली महिला ओलंपिक विजेता खिताब विजेता का नाम क्या था? तो आप कहेंगे कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खिताब विजेता कर्णम मल्लेश्वरी। सितंबर 2000 में सिडनी के 69 किलोग्राम भार में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। युवा ओलंपिक में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला एथलीट बनी थी कर्णम मल्लेश्वरी। के श्रीकांत ने भारत के किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला? बैडमिंटन के लिए। किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। कहा गया आपके लेब्रोन जेम्स का कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल है? तो बास्केटबॉल है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल है? तो आप कहोगे बास्केटबॉल है। आगे आता है
अगला प्रश्न कहा गया द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह। कौन है? युवराज सिंह। टेस्ट ऑफ माई लाइफ कहा गया फ्रॉम विकेट टू कैंसर एंड बैक पुस्तक के लेखक युवराज सिंह और सहायक लेखक शारदा उर्गा एवं निशांत जीत अरोरा हैं। निम्नलिखित में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे? तो जहीर अब्बास जी को चुना गया था। ठीक है। वर्तमान में कौन है? आप कहेंगे ग्रेग आपके बार्कले जी हैं। ठीक है, बार्कले जी आईसीसी के चेयरमैन। तो आगे अरमान इब्राहिम किस खेल से संबंधित है? F1 रेस से। ठीक है, F1 या कार रेस से, तमिलनाडु राज्य से ये संबंधित है। कहा गया खशाबा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? कुश्ती में। किसमें? कुश्ती में। ठीक है। 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वतंत्र भारत के लिए ओलंपिक पदक कुश्ती में जीतने वाले व्यक्तिगत एथलीट कहा गया खशाबा दादा साहेब जादव थे। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु कहा गया योग्यता प्राप्त की थी? तो आप कहेंगे शिवा थापा। कौन थे? शिवा थापा। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। ठीक है, शिवा थापा शामिल थे। इसके अतिरिक्त मनोज कुमार, विकास कृष्ण यादव ने भी रियो ओलंपिक में भाग लिया परंतु पदक जीतने में असफल रहे। कहा गया पैरा ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थे? अवनी लेखरा जी है। कौन है? अवनी लेखरा। और 2024 में अवनी लेखरा 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली प्रथम कहा गया भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बन गई हैं। ठीक है, याद रखना। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण कहा गया व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा जी थे। कौन? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, 2008 में पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। आगे कबड्डी विश्व कप 2016 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ आक्रमणकर्ता का खिताब मिला था? तो अजय ठाकुर को। किसको दिया गया? अजय ठाकुर। 2025 का खिताब पुरुष भारत ने पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में इंग्लैंड को हराकर जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। ठीक है, याद रखना। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक मारा था? सचिन तेंदुलकर ने। किसने? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आगे आते हैं। अब आगे देखेंगे क्या आगे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सर्वप्रथम दोहरा शतक भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाया था। एक दिवसीय मैच का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा 264 है। ठीक है, 264। कहा निम्नलिखित में से किसने कहा गया रशियन ग्रांड प्रिक्स 2015 जीता था? तो आप कहेंगे लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, 2021 में भी इस रेस को कहा गया मर्सिडीज टीम के चालक आपके लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो यहाँ तक की बात इस वीडियो में करेंगे। आगे वाले वीडियो में अगली बात मतलब आपके 2 वीडियो बनाएंगे क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा बोलते बोलते। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें मैंने आपको कहा कि हम लिखा दे रहे हैं तो उनको लिख लेना। ठीक है ना। खेल चर्चित स्थल, अब खेल से चर्चित स्थल है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन है अभी, है ना। और अभी तो वैसे तो जीके जीएस के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, चलो खेल और चर्चित स्थल से समाप्त कर देते हैं। चलिए, अच्छा इसको भी समाप्त। क्या गया कोलकाता में स्थित है पैट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हो? तो आप कहेंगे पोलो से। अच्छा, पोलो खेल खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी बताएंगे? कहा गया कोलकाता में स्थित कहा गया पैट विलियम्स ग्राउंड पोलो खेल से संबंधित है। इसे 1862 में स्थापित किया गया था तथा इसे दुनिया का सबसे पुराना पोलो क्लब भी माना जाता है। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आईसीसी अंतरराष्ट्रीय टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर आने वाली क्रिकेट टीम का नाम बताएं? तो आज दक्षिण अफ्रीका है। कौन है? दक्षिण। 3 मई 2025 को जारी रैंकिंग के अनुसार ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, इंग्लैंड दूसरे, दक्षिण अफ्रीका तीसरे और चौथे नंबर पर अपना भारत है। 2025 का लेटेस्ट है। ठीक है, आईसीसी अंतरराष्ट्रीय में। ठीक है ना, आ जाओ। क्या अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नवीनतम फीफा विश्व कप फुटबॉल रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो बेल्जियम था। कौन है? बेल्जियम था। आगे देखो, कहा गया 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार। ठीक है, बेल्जियम था। 2025 को जारी विश्व फुटबॉल नियामक संस्था फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना पहले स्थान पर,
जबकि स्पेन दूसरे, फ्रांस तीसरे स्थान पर है। भारतीय फुटबॉल टीम में 127वें स्थान पर है। रियो ओलंपिक खेल 2016 में भाग लेने वाला सबसे नया देश कौन था? साउथ सूडान था। कौन सा? साउथ सूडान था। ठीक है। अब देखो 2024 में, है ना, आपके ओलंपिक खेल 2026 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए थे। कहा गया लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर है? हैदराबाद में है। ठीक है। कौन सा शहर वर्ष 2022 की 22 की कहा गया शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो बीजिंग किए थे। कौन किया था? बीजिंग। ठीक है, बीजिंग। अब आता है खेल से विविध। ठीक है, खेल से विविध। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। कौन सा है? बॉल, बेसबॉल है। ठीक है, आगे आता है। अब पूछ लिया जाए, अगला पूछा जा रहा है आपका, कहा गया है कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप कहेंगे नेपाल का। कहाँ का? नेपाल का। ठीक है, नेपाल का। कहा गया ओलंपिक नेपाल रिव्यू के पेज नंबर 1353 तथा अनेक समाचार पत्रों पर दिए गए विवरण के अनुसार मई 2017 से वॉलीबॉल नेपाल का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है। हालांकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस विकल्प का आंसर डी माना है। तो क्या हो गया है अब? वॉलीबॉल। ठीक है, क्या बोलोगे? वॉलीबॉल। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं माना गया। ठीक है, वॉलीबॉल है वैसे। आगे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालीन साझेदारी किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन, कहा गया, टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता है? तो आप कहेंगे आपके ईगन बर्नेल है। कौन है? ईगन बर्नेल है। ठीक है, 2000 टूर दी फ्रांस 2024 का विजेता आप कहेंगे स्लोवेनिया, ताजेद आपके पोगाकर है। ठीक है, पोगाकर, इनका नाम याद रखो। काग्या किस राष्ट्र ने 2019 विश्व काग्या जल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया? तो दक्षिण कोरिया ने। कौन? दक्षिण कोरिया ने। काग्या वर्ष 2025 में इस प्रतियोगिता का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। कहां पर? सिंगापुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो चीन में। कहां पर? चीन में। ठीक है, तो चीन में आयोजित किया गया था। 2025 में इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के बर्मिंघम में होगा और 2027 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में होगा। ठीक है, ये वाला याद रखना। कहा गया विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहां पर? अबू धाबी में। ठीक है, तो 2000 आप कहेंगे, देखो 2027 में विशेष ओलंपिक विश्व खेल का आयोजन कहा गया सैंटियागो चिली में किया जाएगा। कहां पर? सैंटियागो चिली में। इसका 2023 में इसका आयोजन आपके जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। ठीक है, जिसमें भारत ने 76 स्वर्ण पदक जीते थे। कहा गया किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? अब भाई किसका है? तो स्मृति मंधाना जी का है ना। अब इतना जो श्रवण महाराष्ट्र के सांगली के लिए खेलते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखो भाई। आगे देखो, कहा गया गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में से इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष में रहा? तो ऑस्ट्रेलिया रहा। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल 2018। ठीक है, अब देखो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? यूके के बर्मिंघम में किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा है। अब देखो अगले प्रश्न पर क्या चर्चा है। ठीक है, तो 2022 में बता दिया गया। अब देखो यहां से है ना। ठीक है, अब ये याद नहीं करना है ज्यादा आपको। यहाँ देखो 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया। अभी आरओ में यही प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह की चीजें याद करनी। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? शेयर द ड्रीम, शेयर द ड्रीम। ठीक है, तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का ध्येय कहा गया गेम्स फॉर एवरीवन, है ना, तथा शुभंकर पेरी था। ठीक है, इनमें से किसने कहा गया हनोवर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता था? तो आप कहेंगे हीना सिंधु। ठीक है, आ दो। रियो ओलंपिक 2016 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? 67वां। ठीक है,
अब 2024 में तो आप कहेंगे 6 पदक, 1 रजत, 5 कांस्य, और तालिका में 31वां स्थान रहा। कौन सा स्थान? 31वां 2024 में। ठीक है, आगे देखेंगे। तो आगे भारत के इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से अपने खेलों से मेल खाता है? तो अफगानिस्तान का आगे आपका बुचकशी, बांग्लादेश क्रिकेट, भूटान तीरंदाजी, नेपाल वॉलीबॉल। तो आप कहेंगे बांग्लादेश में कबड्डी होता है ना, खो कबड्डी, कबड्डी है ना। अफगानिस्तान में आपका बुचकशी, भूटान में तीरंदाजी, नेपाल में वॉलीबॉल, श्रीलंका में वॉलीबॉल। एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो नौकायान से। किससे? नौकायान से। अभी नौकायान से संबंधित एक वीडियो बहुत वायरल है, आप सबने देख रखा होगा ना। तो कहा गया आपके एडमिरल कप नौकायान नौकादौड़ से संबंधित एडमिरल कप 1957 में प्रारंभ हुआ था। जर्क शब्द किससे संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। ठीक है, भारोत्तोलन से। ठीक है, आ जाइए। कहा गया किस राष्ट्र ने हाल ही में रियो ओलंपिक 2016 में अपना 1000वां स्वर्ण पदक जीता था? अमेरिका ने 1000वां स्वर्ण पदक जीत लिया भाई साहब, हाँ? अमेरिका ने। ठीक है, अब इसको आप पढ़ लेंगे। आगे आते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये रहा कुछ इस तरह का प्रश्न। कहा गया किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक जीता था? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। भारत की कहा गया भारोत्तोलक खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी किसी भी ओलंपिक में भारत के लिए कोई भी पदक जीतने वाली प्रथम महिला है। इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन की महिला वर्ग की 69 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 2012 में लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन एकल वर्ग में और एमसी मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता था। ओलंपिक में कुश्ती स्पर्धा में पदक जीतने वाली साक्षी मलिक पहली भारतीय महिला पहलवान है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार में मुक्केबाजी में रजत पदक जीता। कहा गया लॉलिना आपके बोरगोहेने ने कहा गया वेटर वेट बॉक्सिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ठीक है, अब ये आपकी क्लास ये वाली यहीं तक रखेंगे। ठीक है, ये खेल से संबंधित जितनी थी संपूर्ण बताए। अब आगे जो होने वाले टॉपिक है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को आगे पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सी चीजें इसमें ऐड भी करने हैं, है ना। तो भारतीय अनुसंधान संगठन, यहाँ से एक प्रश्न आने ही आना होता है ना। तो इस ये टॉपिक और इसके अलावा जितने भी टॉपिक होंगे वो अगली क्लास में एक साथ वीडियो आपको दिए जाएंगे। वो भी आपकी लगभग 1.5-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो ये 4-5 घंटे की वीडियो टोटल हो जाएगी, तो इसलिए मैं 2 पार्ट पर इसको कर दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आपको आगे मिलने और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें भी है ना। आपके जो अंतरराष्ट्रीय संगठन वगैरह थे उसमें इसमें भी बताया गया उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर होंगे। तो बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़ते चलें। हाँ, मैंने ये कहा आपसे कि जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विजेता पुरुष एकल में कौन था? तो जैनिक सिनर, है ना। कहाँ के थे? इटली के थे। ठीक है, महिला एकल में आप कहेंगे आपकी मेडिसन कीज, जो बता रखा है वही सही है, तो जरूर याद करें। फ्रेंच ओपन में तो कार्लोस अल्कराज ही है, और महिला में पूछ लिया जाए तो कोको गाफ है। ठीक है, ये सारी चीजें टेलीग्राम में आपको ऑलरेडी शेयर कर दी गई हैं। तो टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे, वहां पर लिंक दिया है। अब बस उसको बस क्लिक करना और सीधा आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ। वहां पर आपको यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस पेट से संबंधित सारी चीजें और करंट अफेयर भी उपलब्ध, साथ में आपको टेस्ट भी फ्री उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये कोई लालच नहीं कि मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो अभी हम फ्री देंगे, फिर पे सिर्फ फ्री ही यहाँ पर आपको एजुकेशन मिलने वाली है, और आज नहीं हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, तो बस आज ही आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा और इसका एंजॉय करिए, आनंद लीजिएगा और आप पढ़ाई